अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम है अली और मैं अपने चैनल डेली हॉरर स्टोरीज़ बाय अली से आपके सामने मौजूद हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग जहाँ पे भी हैं खैरियत से हैं, खुश हैं और आपकी ज़िंदगी बहुत अच्छी गुजर रही है। अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और अगर हो सके तो अपने सर्किल में शेयर करें। अपनी स्टोरीज़ को शेयर करने के लिए आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं या अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं जो भी स्टोरीज़ अपलोड करता हूँ या जो भी स्टोरीज़ शेयर करता हूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिले तो यहाँ पे बेल आइकन मौजूद है, उस बेल आइकन पे जाएं, ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट करें ताकि जितनी भी अपलोड्स हैं उन सब का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। गाइस, आज की जो पहली स्टोरी है यह हमें असलम साहब ने भेजी है और असलम साहब बताते हैं कि इनका जो ताल्लुक़ है वो इंटीरियर सिंध से है और इंटीरियर सिंध में एक जगह है खैरपुर। ये खैरपुर से ताल्लुक़ रखते हैं और ये वहाँ की ही स्टोरी है और ये स्टोरी इनके ग्रैंडफादर की स्टोरी है। हम कोशिश करेंगे कि ये जो स्टोरी है ये इनके ग्रैंडफादर की ज़बानी ही सुन सकें ताकि इसको समझने में, सुनने में आसानी हो सके। ये जो वाक़या है ये 1973 का यानी 1973 का वाक़या है और इनके जो दादा थे वो एक बहुत बड़े फ्यूडल थे, बहुत बड़े लैंडलॉर्ड थे, बहुत बड़े जागीरदार थे और उनकी आदत थी कि जब भी उनको कोई मौके का सौदा मिलता या मौके की ज़मीनें मिलती तो वो फ़ौरन से उनको ख़रीद लिया करते थे और कुछ अरसे अपनी कस्टडी में रखने के बाद या अपनी तहवील में रखने के बाद उसको मुनाफे पे बेच दिया करते थे। वैसे ही एक ज़मीन का इनको पता चला। ये जो ज़मीन थी ये खैरपुर शहर से तकरीबन 70 किलोमीटर दूर थी और बहुत ही वारे का सौदा था। इस ज़मीन के बारे में बताया जा रहा था कि बहुत ज़रखेज़ है और यहाँ पे कसीर तादाद में काश्त हो सकती है, यानी कि ये जो ज़मीन है ये सोना उगलेगी। थोड़ा बहुत सर्वे करने के बाद इनके दादा ने ये जो ज़मीन थी वो ख़रीद ली और ख़रीदते ही वहाँ पे इन्होंने काश्तकारी का इंतज़ाम करना शुरू किया। इनके ग्रैंडफादर यही चाहते थे कि जो ज़मीन है यहाँ पे पहले खेती की जाए, कुछ काश की जाए, उससे फ़ायदा उठाया जाए और 1-2 साल बाद जब इसके पैसे बढ़ जाएं तो उसको बेच दिया जाए। इस हवाले से इनके ग्रैंडफादर ने बहुत सारे जो हारी थे, जो मशहूर तरीन हारी थे, उनसे रब्ता किया और उनमें से एक हारी को ये टास्क दिया गया कि जितनी भी ज़मीन है यहाँ पे काश की जाएगी, यहाँ पे फसल उगाई जाएगी, यहाँ से पैसा बनाया जाएगा और 1-2 साल बाद इसको बेच दिया जाएगा। अब ये जो हारी होते हैं ये आमतौर पे जो जागीरदार होते हैं इनके हुक्म के ग़ुलाम होते हैं, इनके ताबे होते हैं। जिस तरह से जागीरदार, वडेरे या इस तरह के जो सरमायादार होते हैं या जो भी चौधरी होते हैं उनकी बात मानना इन हारियों पे लाजिम होता है और ये पूरी कोशिश करते हैं कि जैसे इनका ज़मींदार या इनका जागीरदार चाहता है ये वैसे ही काम करें। खैर, ये जो हारी था इसको ये टास्क दिया गया और ये टास्क लेके ये उस ज़मीन पे पहुंचा और वहाँ जाके इसने इस पे काम करना शुरू किया। ये जो हारी था इसके साथ इसके 4-5 लड़के भी मौजूद थे और ये मुकम्मल तौर पे उस ज़मीन में काश कर रहे थे या उसकी ज़रखेज़ी को चेक कर रहे थे। इसी दौरानिए में 4 से 5 दिन गुजर गए और जब 4-5 दिन बाद इनके दादा की उस हारी से या उस सरपरस्त से मुलाकात हुई तो वो जो हारी था उसने इनको बिल्कुल क्लियरली कह दिया कि इस ज़मीन पे या इस जगह पे मैं मज़ीद काम नहीं कर सकता या काश नहीं कर सकता। बेहतर ये है कि आप मेरी जगह किसी और को ये टास्क दें या ये काम दें। अब इनके जो ग्रैंडफादर थे वो बहुत बड़े जागीरदार थे, बहुत बड़े फ्यूडल थे। जब उन्होंने एक हारी से इस तरह का जवाब सुना तो उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो इस तरह बोलेगा या इस तरह छोड़ के जाएगा। पहले उन्होंने गुस्से का इज़हार किया और गुस्से का इज़हार करने के बाद उन्होंने कहा कि आखिर ऐसी क्या बात है कि तुम ये जो काम है इसको अधूरा छोड़ के जा रहे हो, हालांकि तुम्हें तुम्हारी मर्ज़ी का मुआवजा भी दिया जा रहा है, इसके अलावा बहुत सारे इनामात भी दिए जा रहे हैं। ये सुनने के बाद वो जो हारी था या वो जो शख्स था वो कहने लगा कि साहब, सच्ची बात यह है कि 3-4 दिन से जब से हमने उस ज़मीन पे काम करना शुरू किया है या वहाँ पे काश करना शुरू किए तो हमें अक्सर महसूस होता है, ख़ास तौर पे मगरिब की अज़ान के बाद, कि वहाँ पे कोई मौजूद है या कोई औरत है जो वहाँ पे घूमा करती है, जो अक्सर हमें नज़र आती है और ना सिर्फ नज़र आती है
बल्कि अपनी प्रेजेंस दिखाने के बाद देखते ही देखते वो गायब हो जाती है। अब ये बात सुनने के बाद जो इनके ग्रैंडफादर थे, उन्होंने कहा कि तुम किस तरह की बात कर रहे हो, ऐसा कैसे हो सकता है, और तुमसे मैं उम्मीद नहीं रखता था कि तुम इस तरह की बात करोगे। बहरहाल उसने मुख्तलिफ बहाने किए और मुख्तलिफ बहाने बनाने के बाद हमारे जो ग्रैंडफादर थे उनसे माजरत की और ये ज़मीन छोड़ के वो चला गया। अब इसके बाद जो मेरे ग्रैंडफादर थे उन्होंने करीब जवार के जो कुछ और हारी थे उनसे रब्ता किया, उनसे रिक्वेस्ट की कि जो ज़मीन है इस ज़मीन पे काम करना है और उसके अवज़ तुम जितना मुआवजा कहोगे मैं तुम्हें दूंगा। लेकिन कोई एक भी हारी ऐसा नहीं था जो इस बात पे राज़ी होता कि वो उधर काम कर सके या वहाँ पे जा सके। कुछ दिन तक ये सिलसिला चलता रहा और बिलाखिर जो इनके ग्रैंडफादर थे उन्होंने यही डिसाइड किया कि वो अपने हमरा 4, 5, 6 लोगों को लेके उस ज़मीन पे जाएंगे, वहाँ पे काश करने की कोशिश करेंगे या अपने सामने काश करवाने की कोशिश करेंगे ताकि उनको पता चल सके कि ये जो बातें की जा रही हैं, ये जो किस्से हैं, इनमें कितनी हकीकत है। खैर अल्लाह का नाम लेके 2-4 दिन बाद ये अपने बहुत सारे दोस्तों, जानने वालों के हमरा उस ज़मीन पे गए और जब ये वहाँ पे गए तो वहाँ पे जाके काम करना शुरू किया। अब जब इन लोगों ने वहाँ पे काम शुरू किया तो सब कुछ नॉर्मल था, कोई भी परेशानी नहीं थी, सारे काम बिल्कुल ठीक हो रहे थे। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता चला गया और मगरिब का टाइम हुआ, यानी मगरिब हो गई, तो उसके बाद से चीज़ें तब्दील होना शुरू हुई। जैसे ही मगरिब की अजान हुई तो मगरिब की अजान के बाद से वो जो ज़मीन थी उसके ऊपर से या उसमें से एक खौफ महसूस होने लगा और बज़ाहिर ऐसा लगने लगा कि ये नॉर्मल ज़मीन नहीं है। करीबो जवार में से अजीब आवाज़ आने लगी। कभी ऐसा लगता कि जानवरों की आवाज़ें हैं, कभी ऐसा लगता कि कोई रो रहा है, कभी किसी के करहाने की आवाज़ आती। गर्ज़ के जैसे जैसे मगरिब के बाद टाइम गुजरता चला गया वैसे वैसे ये जो आवाज़ें थीं मुसलसल आती चली गईं और जितने भी लोग मौजूद थे आहिस्ता आहिस्ता करके सब ने वो आवाज़ें विटनेस की और सब ने आहिस्ता आहिस्ता करके यही इरादा किया कि यहाँ पे मज़ीद रुकना ठीक नहीं है, ये जगह शायद सही जगह नहीं है, बेहतर ये है कि हम यहाँ से चले जाएं। लेकिन इनके जो ग्रैंडफादर थे वो बज़िद थे, वो कह रहे थे कि ऐसा कुछ नहीं है, हो सकता है कि साथ वाले गांव के लोग या कुछ साजिशी लोग हमें डराने की कोशिश कर रहे हों, इस तरह की आवाज़ें निकाल रहे हों। क्योंकि आम तौर पे इस तरह हुआ करता है कि जो आपके दुश्मन होते हैं या जो आपका बुरा चाहने वाले लोग होते हैं वो इस तरह की हरकतें किया करते हैं। खैर इनके ग्रैंडफादर के अलावा जितने भी लोग थे वो आहिस्ता आहिस्ता करके जाना शुरू हो गए और बिलाखिर रात के तकरीबन 9-10 बजे का टाइम था कि इनके ग्रैंडफादर वहाँ पे अकेले मौजूद थे और इनके साथ साथ उनका एक पुराना दोस्त मौजूद था। बाकी जितने भी लोग थे वो एक एक करके जा चुके थे और सब के सब खौफ में मुब्तला थे। ये बताते कि अब इन लोगों को वहाँ पे खड़े हुए कुछ देर ही गुजरी थी कि एकदम से उन लोगों को किसी के चलने की या कदमों की आवाज़ आना शुरू हुई। अब इनके ग्रैंडफादर का यही ख्याल था कि ये कोई साजिशी लोग हैं, ये लोग हमें डराना चाहते हैं या ये लोग चाहते हैं कि हम यहाँ से चले जाएं। यकीनन या तो ये हमारे दुश्मन हैं या बराबर वाले गांव वाले हैं। खैर जब ये मुसलसल वहाँ पे खड़े रहे तो आहिस्ता आहिस्ता करके वो जो कदमों की आवाज़ थी या चलने की आवाज़ थी वो बढ़ती चली गई और अब बाकायदा महसूस होने लगा कि जैसे कोई है जिसने पायल पहनी हुई है या फिर घुंघरू पहने हुए हैं और वो आहिस्ता आहिस्ता करके चलता हुआ इनकी तरफ या इनकी ज़मीन की तरफ आ रहा है। चारों तरफ अंधेरा मौजूद था और रोशनी सिर्फ वहाँ पे मौजूद थी जहाँ पे लालटेन लगी हुई थी। खैर आहिस्ता आहिस्ता करके जब इन्होंने गौर करना शुरू किया तो इन्होंने देखा कि बाकायदा एक औरत है जिसने लाल कलर के कपड़े पहने हुए हैं और वो आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई इनकी तरफ बढ़ रही है। खैर जैसे जैसे वो औरत इनके करीब आ रही थी वैसे वैसे मुसलसल छन 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 इस तरह करके आवाज़ आ रही थी और ऐसा लग रहा था कि शायद ये जो औरत है जो इनके करीब बढ़ रही है या इनकी तरफ आ रही है इसने पायल पहनी हुई है या इसने घुंघरू पहने हुए हैं। हालांकि ये जो औरत थी ये सामने बिल्कुल चलती हुई नज़र आ रही थी, इसकी पायल की या घुंघरू की आवाज़ भी आ रही थी, उसके बावजूद भी इनके ग्रैंडफादर ये कह रहे थे कि ये साजिश है और इन्होंने अपने दोस्त को कहा कि तुम यहीं पे खड़े रहो, मैं पीछे की तरफ से आता हूँ और इस औरत को पकड़ने की कोशिश करता हूँ। अब इनका जो दोस्त था वो वहीं पे खड़ा हुआ था। वो औरत आहिस्ता आहिस्ता करके इनके दोस्त की तरफ आ रही थी
जबकि जो इनके ग्रैंड फादर थे वो एक गोल चक्कर लगा के उस औरत के पीछे की तरफ से आ रहे थे। खैर जैसे जैसे वो औरत इनके दोस्त के करीब पहुंची तो इसी दौरानिए में जो इनके ग्रैंड फादर थे वो पीछे से आए, और ना सिर्फ आए, आके उन्होंने वो जो औरत थी उसके बाल पकड़ने की कोशिश की। ये बताते हैं कि जैसे ही इनके ग्रैंडफादर ने उस औरत के या वो जो भी मखलूक थी उसके बाल पकड़ने की कोशिश की, तो वैसे ही इनके ग्रैंडफादर के हाथ में उस औरत के बाल आ गए, और ऐसा लगा कि उसका जो अगला हिस्सा है यानी बालों के अलावा जितना भी जिस्म का हिस्सा है वो हवा में तहलील हो गया है या गायब हो गया है। कुछ सेकंड्स के अंदर अंदर इनके ग्रैंडफादर के हाथों में उस औरत के बाल मौजूद थे, जबकि वो जो औरत थी मुकम्मल तौर पे गायब हो चुकी थी। ये बताते हैं कि जैसे ही वो औरत गायब हुई वैसे ही मेरे जो दादा थे या जो मेरे ग्रैंडफादर थे उनके औसान ख़ता हो चुके थे, वो शदीद खौफ में मुब्तला थे और उनकी समझ ही नहीं आ रहा था कि उनके साथ क्या हुआ है। कुछ देर तक मेरे दादा उसके बाल पकड़ के वहीं पे खड़े रहे। खैर इसी दौरानिए में उनके जहन में आयतुल कुर्सी वगैरह या जो भी आयत वगैरह आई वो उन्होंने पढ़ना शुरू की। ना सिर्फ मेरे दादा ने बल्कि उनके दोस्त ने भी कुछ आयत वगैरह पढ़ना शुरू की, और ये आयतें पढ़ते पढ़ते ये दोनों वापस अपने गांव की तरफ या अपनी ज़मीन की तरफ आ गए। जब हमारे दादा और उनके दोस्त अपने गांव या अपने घर पहुंचे तो वहां पहुंचने के बाद इन लोगों को तकरीबन 1 से 1.5 हफ्ते तक शदीद बुखार रहा, इनकी तबीयत ख़राब रही। इस दौरानिए में जो भी करीबी इमाम साहब थे या जो भी आलिम दीन थे उनसे भी रब्ता किया गया और उन्होंने इन सब पे दम दुरूद किया। उसके बाद इनकी हालत बेहतर हुई, और वो जो उस औरत के बाल मिले थे उन बालों पे भी उन इमाम साहब ने कुछ पढ़ाई वगैरह की। तो उस पढ़ाई करने के नतीजे में ये हुआ कि वहाँ पे जो वो औरत या चुड़ैल नज़र आया करती थी उसके बाद से वो ज़मीन पे या उसके करीब व जवार में नज़र आना बंद हो गई। ये बताते हैं कि जो किस्सा था ये उस एरिए का या उस इलाके का या उस गांव का बहुत मशहूर किस्सा था, और ये पहली दफ़ा ऐसा हुआ था कि किसी चुड़ैल को या किसी इस तरह की मखलूक को मजबूर किया गया था कि वो इस इलाके से चली जाए या वो ये जगह छोड़ दे। और इसके बारे में ये भी मशहूर थी कि ये जो ज़मीन थी यानी हमारे ग्रैंडफादर से पहले जिसके पास ये ज़मीन थी उसने ज़मीन को बेचा भी इसीलिए था क्योंकि वो भी इस औरत से या इस चुड़ैल से या इस मखलूक से बहुत ज़्यादा परेशान था। गैस आज की जो दूसरी स्टोरी है ये हमें उज़ैर साहब ने भेजी है, और ये बताते हैं कि इनका ताल्लुक़ PCSH ब्लॉक 6 से है, और ये पिछले 20 से 22 सालों से इसी इलाके में ऐसी एरिया में रहा करते हैं। ये बताते हैं कि इनका जो घर है वो बेसिकली कमर्शियल नौयत का है, यानी कि इनके जो घर है वो रोड पे मौजूद है, और इनके घर के सामने एक ग्रीन बेल्ट मौजूद है, और वहाँ पे 4 या 5 बहुत बड़े बड़े दरख्त मौजूद हैं। और आम तौर पे इनकी मदर, इनके फादर या इनके घर वाले उस ग्रीन बेल्ट का ख्याल रखा करते हैं। ये बताते हैं कि शुरू में तो ये सिर्फ रोड था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे टाइम गुजरता चला गया वैसे वैसे कुछ गवर्नमेंट ने भी चेंजेस की, कुछ हम लोगों ने भी पानी डाला, वहाँ पे दाना वगैरह डाला तो उससे घास उग गई, और घास उगते उगते फिर वहाँ पे दरख्त लगा दिए गए, और देखते ही देखते कुछ सालों के अंदर अंदर ये जो दरख्त थे बहुत बड़े दरख्तों में कन्वर्ट हो गए, और अब बाकायदा वहाँ पे 3 से 4 बड़े बड़े दरख्त मौजूद हैं, और बस कोशिश की जाती है कि आने जाने में वो मुतासिर ना करें किसी को, बाकी दरख्त को कोई भी नहीं काटता। खैर ये जो किस्सा है ये उस वक्त का किस्सा है जब ये जो ग्रीन बेल्ट थी इसको नया नया आबाद किया जा रहा था, या यहाँ पे पानी डाला जा रहा था, यहाँ पे बीज डाले आ रहे थे, या यहाँ पे कोशिश की जा रही थी कि यहाँ पे घास उग सके, दरख्त लग सकें। ये बताते हैं कि अक्सर मेरी मदर, मेरे फादर कोशिश करते थे कि दिन के टाइम में, ख़ास तौर पे सुबह के टाइम में या असर के बाद यहाँ पे पानी डाल दें ताकि यहाँ पे ग्रास उग सके और यहाँ की खूबसूरती में इजाफा हो सके। उन्हीं दिनों जब ये कोशिश जारी थी तो मेरे जो मदर फादर थे उनको किसी वजह से शहर से बाहर जाना पड़ा, और जब वो शहर से बाहर जा रहे थे तो उन्होंने ये ज़िम्मेदारी मेरे ऊपर लगाई थी कि अब तुम्हारी ज़िम्मेदारी है कि जब तक हम नहीं आ जाते सुबह भी और शाम में भी तुम्हें यहाँ पे पानी डालना है। ना सिर्फ पानी डालना है, इसकी सफाई का ख्याल रखना है, यहाँ पे बीज डालने हैं, और कोशिश करनी है कि ये जो दरख्त हैं या जो छोटे छोटे दरख्त लगाए गए हैं ये ग्रो कर सकें। अब ये जो ग्रीन बेल्ट थी यहाँ पे तो हम दरख्त उगाना चाह रहे थे, लेकिन ग्रीन बेल्ट के साथ ही जो सर्विस रोड था उसको क्रॉस करके बहुत सारे बड़े बड़े दरख्त लगे हुए थे। मेरी कोशिश होती थी कि मैं सुबह जल्दी उठ के यहाँ पे पानी डाल सकूँ,
लेकिन अक्सर ऐसा होता था कि मुझे याद नहीं रहता था। तो वैसे ही जब मेरे पेरेंट्स गए हुए थे और मैं अपने कामों में बिज़ी था, तो एक दफ़ा मेरी मदर की कॉल आई और रात के तकरीबन 7 साढ़े 7 बजे का टाइम था। वो मुझसे पूछने लगी कि ये जो ग्रीन बेल्ट है यहाँ पे तुम पानी डाल रहे हो। अब सच्ची बात ये थी कि मैं वहाँ पे पानी डालना अक्सर भूल जाता था, लेकिन मैंने उनको यही कहा कि नहीं, मैं डाल रहा हूँ और बस आज भूल गया हूँ। खैर, उनको अंदाज़ा हो चुका था। वो कहने लगी कि ठीक है, ऐसा करो, तुम अभी जाओ, अभी जाके डाल दो। मैंने कहा ठीक है, मैं आपसे कॉल पे बात करने के बाद जाके डाल दूँगा। और वैसे ही हुआ कि जब मैंने उनसे फ़ोन पे बात की और बात ख़त्म करने के बाद मैं बाहर निकलने लगा, तो मेरा इरादा यही था कि जाके पानी वगैरह डालूँगा। लेकिन जैसे ही मैं बाहर निकला तो मेरा दोस्त सामने खड़ा हुआ था और वो मुझे अपने साथ लेके कहीं चला गया। ये बताते हैं कि अगेन वही सब कुछ हुआ कि जो मेरी कमिटमेंट थी वो मैंने पूरी नहीं की और मैं अपने दोस्त के साथ घूमता फिरता रहा। रात के तकरीबन 1:30 या 2 बजे का टाइम था। जब मैं वापस आया तो मुझे एकदम से ख्याल आया कि मेरी मदर ने मुझे कहा था कि यहाँ पे पानी डालना है, अगर हम पानी नहीं डालेंगे तो ये सब जो हम मेहनत कर रहे हैं ये ज़ाया हो जाएगी। खैर, रात के 1:30-2 बजे का टाइम था और मैंने सोचा कि मैं जाता हूँ और मैंने एक जग में या इस तरह के किसी बर्तन में पानी लिया और पानी लेके जब मैं उस ग्रीन बेल्ट की तरफ आया, तो जैसे ही मैं उस तरफ आया तो मेरी नज़र सामने जो रोड था, यानी जो सर्विस रोड था, उसके बाद जो दरख्त मौजूद थे वहाँ पे पड़ी। मैंने देखा कि उन दरख्तों के दरमियान एक औरत है जो बैठी हुई है और बज़ाहिर देखने से ऐसा लगता है कि ये किसी शादी से या किसी तकरीब से आ रही है। यानी कि जो उसके कपड़े थे वो जगमग जगमग कर रहे थे और अंदाज़ा यही हो रहा था कि ये जो औरत है ये किसी प्रोग्राम से या किसी शादी से यहाँ पे आके बैठ गई है। अब हमारा जो एरिया था, हालांकि हमारा जो घर था वो रोड का घर था, लेकिन फिर भी रात के इस पहर में, ख़ास तौर पे इस एरिए में किसी का आना या बैठना पॉसिबल नहीं था। अब ये जो भी औरत थी या जो भी लड़की थी, ये मुसलसल मेरी तरफ देख रही थी और मेरी तरफ देख के मुस्कुरा रही थी। मैं पानी डालने के लिए निकला था, लेकिन जब उस औरत ने या उस लड़की ने मुझे देखना शुरू किया या मुझे देख के मुस्कुराना शुरू किया, तो मैं ना चाहते हुए भी उसके करीब गया या मैंने उसकी तरफ बढ़ना शुरू कर दिया। जैसे जैसे मैं उसके करीब बढ़ रहा था वैसे वैसे मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं अपनी सेंसेस खोता हुआ जा रहा हूँ और मेरी समझ नहीं आ रहा था कि मैं उसके करीब क्यों जा रहा हूँ। हालांकि ना मैं उसे जानता था, ना उसके बारे में जानता था। बस एक दफ़ा मुस्कुराने पे मैं उसके करीब जा रहा था और ये मेरी समझ से भी बाहर था कि ऐसा क्यों हो रहा है। ये बताते हैं कि जैसे ही मैं उसके बिल्कुल करीब पहुंचा तो उसने बाकायदा ऐसा लग रहा था कि कोई शरारा या इस तरह के कपड़े पहने हुए हैं। उसका जो चेहरा था वो मुकम्मल तौर पे रोशन था, यानी कि उसके चेहरे पे बहुत ज़्यादा रौनक मौजूद थी और वो मुसलसल मुझे देख के मुस्कुरा रही थी और ऐसा इशारा कर रही थी जैसे कि वो चाहती है कि मैं उसके करीब जाऊँ या उसके साथ जाके बैठूँ। ये बताते हैं कि जैसे ही मैं उसके मज़ीद करीब बढ़ा तो एकदम से पीछे से गाड़ी की लाइट पड़ी और जैसे ही पीछे से गाड़ी की लाइट पड़ी तो आम तौर पे जब भी पीछे से गाड़ी की लाइट पड़ती थी तो हम पलट के देखा करते थे कि शायद हमारा कोई फैमिली मेम्बर है या हमारे घर में कोई आया है। ये बताते हैं कि जब मैंने पीछे मुड़ के देखा तो ये जो गाड़ी थी ये मेरे दोस्त की गाड़ी थी और ये उसकी गाड़ी की लाइट थी। ये बताते हैं जैसे ही मैंने अपने दोस्त की गाड़ी की लाइट देखी या उसकी गाड़ी देखी तो मैं मुतमईन हो गया और मैं सोचने लगा कि चलो अच्छा हुआ मेरा दोस्त भी आ गया है। अब हम दोनों इससे पूछेंगे कि ये लड़की कौन है, कहाँ से आई है और ये यहाँ पे क्या कर रही है। ये बताते हैं कि जैसे ही उस गाड़ी को देखने के बाद मैंने वापस उसी जगह देखा जहाँ पे वो लड़की बैठी हुई थी या मुझे देख के मुस्कुरा रही थी या मुझे देख के इशारा कर रही थी। तो ये देख के मैं शौक रह गया कि वहाँ पे अब कोई भी मौजूद नहीं था, न कोई लड़की मौजूद थी, न किसी लड़की का नामो निशान मौजूद था, ना ऐसा लग रहा था कि कभी यहाँ पे कोई लड़की बैठी हुई भी थी। हालांकि अगर कोई वहाँ से उठेगा भी, उठ के जाएगा भी, तो वो हमारे घर के सामने से गुजरेगा, बल्कि मेरे सामने से गुजरेगा या मुझे कम से कम जाता हुआ नजर आएगा। ये बताते हैं कि जैसे ही मेरे दोस्त की गाड़ी आके रुकी, उसको मैंने सारी सूरत हाल से आगाह किया और उसको बताया कि यहाँ पे एक लड़की बैठी थी जो देखते ही देखते गायब हो चुकी है। उसके बाद मेरा दोस्त कहने लगा कि अक्सर इस गली में इस तरह के वाक़यात पेश आते हैं। लोगों को यहाँ पे एक लड़की नज़र आती है जो देखते ही देखते गायब हो जाती है और काफ़ी लोगों ने यही विटनेस किया है कि वो अक्सर दुल्हन के ड्रेस में हुआ करती है। तो गाइस, उम्मीद करता हूँ जो स्टोरीज़ मैंने शेयर की हैं ये स्टोरीज़ आपको पसंद आई होंगी। अगर आपको ये स्टोरीज़ पसंद आई हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।
دعا کریں کہ اللہ مجھے میری فیملی کو ہم سب کو صحت دے، زندگی دے، سلامتی ہو۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔